गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो में हमने जो अलैंगिक जनन पढ़ा था वो विधि अप्रत्यक्ष अंकुरण की थी। लेकिन ये जो एक और विधि है जिसका नाम है प्रत्यक्ष अंकुरण या डायरेक्ट जर्मिनेशन। अप्रत्यक्ष अंकुरण में हमने देखा कि जो चल बीजाणु धानी थी उसमें बहुत सारे केंद्रक थे। प्रत्येक केंद्रक थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य लेके चल बीजाणुओं में रूपांतरित हो जाता है। धानी फटती है, सारे चल बीजाणु बाहर निकलते हैं और प्रत्येक जो चल बीजाणु होता है वो अंकुरण करके कवक तंतु बना देता है। वो तो थी अप्रत्यक्ष अंकुरण की विधि। ये एक प्रत्यक्ष अंकुरण की विधि और होती है जिसमें कि ये जो धानी होती है जिसके के अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं जिसको आप चल बीजाणु धानी कहते हैं। इसमें चल बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता बल्कि ये पूरी की पूरी धानी ही अंकुरित हो जाती है। तो ये वाली जो विधि होती है वो डायरेक्ट जर्मिनेशन कहलाती है। तो ये होता कब है? उच्च तापमान जब होता है 20 से 23 डिग्री का, और जब परिस्थितियाँ शुष्क होती हैं तो फाइटोप्थोरा में प्रत्यक्ष रूप से अंकुरण की प्रक्रिया होती है। और इसमें क्योंकि जो धानी है वो बहुकेंद्र की संरचना है तो वो बहुकेंद्र की जनन नलिका बनाएगी। जैसा कि आपको पता है कि इसके कवक तंतु सीनोसिटिक या संकोशिकीय होते हैं, यानी एक जो तंतु होता है उसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं और पट कोई नहीं होता। तो जब वो धानी होगी वो सीधे ही अंकुरित होगी, चल बीजाणु बनने से पहले ही चल बीजाणुओं का निर्माण नहीं होगा। तो उस स्थिति में जो जनन नलिका बनेगी वो भी बहुकेंद्र की होगी। यानी कौन सी स्थिति में? देखें इस वाले चित्र में देखिए आप, ये धानी है, ये धानी मान लीजिए सीधे ही अंकुरित हो जाए और जनन नली बना ली जिसमें खूब सारे केंद्रक हों और जीव द्रव्य हो, तो वो जो अंकुरण की प्रक्रिया होगी वो कहलाएगी प्रत्यक्ष अंकुरण। तो उसमें फिर ये वाली जो प्रक्रियाएं होंगी ये सब नहीं पाई जाएंगी, ये सब एब्सेंट हो जाएंगी। यहाँ से सीधे अंकुरण होके ये वाली स्टेज आ जाएगी, मैंने डी के बाद सीधे ही आई वाली स्टेज आ जाएगी। तो वो जो है वो है प्रत्यक्ष अंकुरण। तो एक तो होती है इनडायरेक्ट में तो ये सी डी फिर ई एफ जी एच ये ऐसे चलेगा, वो तो है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कौन सा? डी के बाद सीधे कौन सा आ जाएगा? आई। ये स्टेजेस जो होंगी वो नहीं होंगी। तो वो जो होती है वो होती है डायरेक्ट जर्मिनेशन की विधि। अब इसमें देखें इसमें होगा क्या। इस विधि के अंतर्गत कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं तो इस अवस्था में ये जो धानी होगी वो कोनिडिया की तरह व्यवहार करेगी और इन्हें कोनिडियो स्पोरेंजिया कहेंगे। इन्हें कहते हैं ना कोनिडियो स्पोरेंजिया, वहाँ तो उसको कहते हैं जूस्पोरेंजिया, यहाँ डायरेक्ट जर्मिनेशन में उसको कोनिडियो स्पोरेंजिया कहते हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जैसे सिनेमोमाई प्रजाति होती है और एक पाल्मीवोरा प्रजाति होती है। उनमें मोटी भित्ति युक्त गोलाकार शीर्षस्थ या फिर अंतर्वेशी क्लेमाइडो बीजाणु बनते हैं जो अंकुरित होकर नया कवक जाल बनाते हैं। कैसे होते हैं ये आप इस चित्र में देखकर समझ सकते हैं। ये क्लेमाइडोस्पोर्स हैं, देखिए। तो मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो धानी ही है जिसमें बहुत सारे केंद्रक हैं और इनके अंकुरण से ये पूरा का पूरा जो कवक तंतु है वो निर्मित हो रहा है। ये है डायरेक्ट जर्मिनेशन की प्रोसीजर। ये वही अलैंगिक जनन की विधि का एक दूसरा साफ सुथरा चित्र है जो बनाया हुआ है। अब अपन देखते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है इसमें बड़ा ही अलग प्रकार का लैंगिक जनन फाइटोप्थोरा में पाया जाता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है। जो दो प्रकार के जननांग बनते हैं, नर जननांग को तो पुंधानी कहा जाता है और मादा जननांग को अंडधानी कहा जाता है। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जैसे हिमालयंसिस, ये समजालिक प्रजाति है, जबकि जो पाल्मीवोरा है और जो इन्फेस्टेंस प्रजातियां हैं वो विषम जालिक प्रजाति हैं। तो आपको एक समजालिक प्रजाति का और एक विषम जालिक प्रजाति का उदाहरण जो है वो याद करना है, तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। अब जो युग्मक धानी है यानी पुंधानी और अंडधानी है उनका विकास किस तरीके से होता है, इस आधार पर जो फाइटोप्थोरा की प्रजातियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है पैरागाइनस प्रजातियां और कुछ प्रजाति होती हैं एम्फीगाइनस प्रजातियां। तो अब आपको थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को, पैरागाइनस प्रजाति कौन सी होती है और एम्फीगाइनस प्रजाति कौन सी होती है। जो पैरागाइनस प्रजातियाँ होती हैं, पैरागाइनस प्रजातियों में पहले तो अंडधानी विकसित होगी और फिर उसके पास में कोई जो दूसरा कवक तंतु होगा मौजूद उससे पुंधानी विकसित होगी, वो होती है पैरागाइनस प्रजाति। मतलब पहले एक कवक तंतु से तो हो गई विकसित अंडधानी, ये तो है अंडधानी, और इस अंडधानी के
मान लीजिए ये अंडदानी है और इसके पास में कोई दूसरा कवक तंतु है, उससे ये पुंधानी विकसित हो गई है। ये कौन सी प्रजाति है? ये है पैरागाइनस। इन प्रजातियों में पुंधानी अंडदानी के पार्श्व में स्थित होती है। ये तो ये हो गया, लेकिन जो एम्फीगाइनस प्रजातियाँ हैं वो अलग तरीके की हैं। उनमें पहले पुंधानी विकसित होगी और बाद में अंडदानी विकसित होगी। इनमें थोड़ा विचित्र चीज़ होती है। इनमें जब पुंधानी विकसित अवस्था में होती है, विकासशील अवस्था में होती है, मतलब जब पुंधानी का विकास हो रहा होता है, पुंधानी बन रही होती है, तो पास में स्थित जो कवक तंतु होता है वो पुंधानी को भेदता हुआ बाहर निकल जाता है। कैसे होती है इसमें देखें ज़रा। जैसे मान लीजिए कवक तंतु है और कवक तंतु से ये कोई जो पुंधानी है वो विकसित हो रही है, बहुत सारे केंद्रक हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पास में कोई कवक तंतु है, उसमें से ये अंडदानी विकसित होनी है, तो ये क्या करेगी, ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और कहाँ जाएगी, ये इस पुंधानी के भीतर इसको भेदेगी और इसको भेद के इसमें से होती हुई यूँ बाहर निकलेगी। तो ये निकली कहाँ से है देखें ज़रा, एक साफ सुथरा चित्र बना के बताती हूँ मैं आपको। बाद में आप देखेंगे तो आपको ऐसे नज़र आएगा। ये तो है पुंधानी नहीं है, ये अंडदानी है। और ये निकली कहाँ से है, ये पुंधानी थी, तो पुंधानी को बीच में से भेद के अंडदानी निकल आई। मतलब ये पहले पुंधानी थी और ये अंडदानी इसके भीतर प्रवेश कर गई और इसको भेद के ऊपर निकल गई और फिर ऊपर जाके इस तरीके से फूल गई है। तो चित्र कैसा बनता है अल्टीमेटली चित्र इस प्रकार का बनता है। ये अंडदानी तो ऐसी फूली हुई नज़र आती है और पुंधानी जो होती है उसके गले पर ऐसी कॉलर जैसी नज़र आती है। तो इस तरीके की जो स्थिति होती है वो एम्फीगाइनस प्रजातियाँ होती हैं। इस कवक तंतु का शीर्ष फूलता जाता है और गोलाकार अंडदानी बनाता है। इन प्रजातियों में जो पुंधानी होती है वो अंडदानी के गले पर कॉलर की तरह प्रतीत होती है। अब आप साफ सुथरा चित्र देखना चाहें तो आप ये चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में अपन ने क्या देखा, सबसे पहले आप ये चित्र देखिए, ये कोई कवक तंतु है। अब कवक तंतु में से किसी एक शाखा से तो पुंधानी बननी है, दूसरी शाखा से अंडदानी बननी है। अपन एम्फीगाइनस प्रजाति पढ़ रहे हैं। इसी चित्र में देखिए क्या हुआ कि ये वाली जो शाखा थी जिसको कि एंथ्रीडियम बनाना था, उसने क्या किया है कि ये शाखा ऊपर की ओर गई है, ऐसे फूल गई है और इसने बनाना है एंथ्रीडियम, तो ये एंथ्रीडियम बना रही है। अब इसी दौरान क्या हुआ है कि देखो ये जो दूसरी ये जो अंडदानी थी ये यहाँ नीचे से इस पुंधानी को भेदती हुई कहाँ निकल गई है, बाहर निकल गई है। तो पुंधानी तो ये रह गई और अंडदानी ये बाहर निकल गई। तो ये तो पुंधानी है और ये अंडदानी है जो ऊपर फूली हुई है। इस तरीके की स्थिति बन जाती है। तो बाद में जब अपन देखते हैं तो इस अंडदानी के गले पर ये पुंधानी कॉलर की तरह चिपकी हुई अपन को नज़र आती है। बहुत सारे केंद्रक जो है वो अंडदानी में, बहुत सारे केंद्रक ही पुंधानी में। और जो अंडदानी का जीव द्रव्य होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। जो सेंटर वाला जीव द्रव्य होता है वो तो अंड द्रव्य कहलाता है और जो परिधि वाला जो उसका जीव द्रव्य होता है वो जो पेरीप्लाज्म कहलाता है। तो दो भागों में बटा हुआ है, ओप्लाज्म और पेरीप्लाज्म। देख लेते हैं अपन इसके बारे में। अंडदानी में करीबन 40 केंद्र विद्यमान होते हैं। इसका कोशिका द्रव्य मध्य में तो अंड द्रव्य या ओप्लाज्म है और परिधि वाला जीव द्रव्य होता है वो परिद्रव्य या पेरीप्लाज्म कहलाता है। अंडदानी की बात अपन कर रहे हैं। जो अंड द्रव्य में उपस्थित केंद्रक होते हैं वो विभाजित होते हैं और एक रह जाता है बस, बाकी सारे के सारे निकलकर पहले तो पेरीप्लाज्म में चले जाते हैं, बाहर वाले जीव द्रव्य में चले जाते हैं और एक ही रहता है केवल अंड द्रव्य में। बाद में वहाँ जाकर सारे केंद्रक विलीन हो जाते हैं। अब जो एक केंद्रक अंड द्रव्य में रह गया था उसमें फिर विभाजन होगा और दो केंद्रक बन जाएंगे। दो केंद्रक बन जाते हैं जिनमें से भी एक विलुप्त हो जाता है और दूसरा अंड केंद्रक कहलाता है। इसी प्रकार जो पुंधानी होती है उसमें भी एक केंद्रक को छोड़कर बाकी सारे केंद्रक विलुप्त हो जाते हैं और ये जो केंद्रक होता है वो मेल फंक्शनल न्यूक्लियस कहलाता है। इस वीडियो में इतना ही।